आज हम बीकॉम पार्ट सेकंड व्यावसायिक प्रशासन विषय का जो पहला प्रश्न पत्र है जो कंपनी विधि का है उसके कंपनी की परिभाषा एवं अर्थ के बारे में जानेंगे। कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार कंपनी से आशय किसी ऐसी कंपनी से है जिसका इस अधिनियम के अधीन अथवा पूर्ववर्ती किसी भी अधिनियम विधान के अंतर्गत समामेलन हुआ हो। इससे ये पता चलता है कि पूर्व में भी 2013 के अधिनियम से पहले भी अनेक अधिनियम प्रचलन में रहे हैं। इस प्रकार ये कंपनी अधिनियम किसी भी संघ संगठन अथवा कंपनी को तभी मान्यता देता है जबकि उसका समामेलन इस अधिनियम अथवा पूर्ववर्ती किसी कंपनी विधान के अधीन हो गया हो। ये तो सिर्फ एक संबोधन कंपनी किसको कहेंगे इसके बारे में बताता है, किंतु यह परिभाषा की जो अवधारणा है कंपनी की अवधारणा यह है कंपनी की प्रकृति और विशेषताओं की तरफ कोई संकेत नहीं करती है। अतः कंपनी की अवधारणा एवं प्रकृति को समझने के लिए कुछ अन्य परिभाषाओं का अध्ययन आवश्यक हो जाता है। नीचे ऐसी दी गई कुछ परिभाषाओं का उल्लेख किया जा रहा है। इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि कंपनी का जो प्रारूप है वो एक व्यवसाय करने का एक तरीका है। जिस तरह से एकाकी व्यापार है, साझेदारी व्यापार है या अन्य व्यापार है, तो कंपनी एक तरीका है व्यापार करने का जिसमें कुछ कारणों से कंपनी का प्रारूप काम में लिया जाता है। वो उसमें सबसे पहले तो सीमित दायित्व है और दूसरा बड़े पैमाने पर काम करने के लिए एक बड़ा संगठन बनाने के लिए कंपनी का प्रारूप काम में लिया जाता है, क्योंकि एकाकी व्यापार एवं साझेदारी व्यापार की एक लिमिट रहती है और उसमें दायित्व भी असीमित रहता है। तो परिभाषा का अपन अध्ययन करें। सुप्रसिद्ध अमेरिकी विधिवेता एवं मुख्य न्यायाधीश मार्शल ने कंपनी की परिभाषा करते हुए लिखा है कि कंपनी अदृश्य अमूर्त होने के कारण एक कृत्रिम व्यक्ति है जिसका अस्तित्व केवल कानून की दृष्टि में ही होता है। कानून द्वारा निर्मित होने के कारण कंपनी यानी इसकी वही विशेषताएं होती हैं जो इसको जन्म देने वाला अधिकार पत्र इसे स्पष्ट रूप से प्रदान करता है अथवा जो इसके अस्तित्व के लिए सहायक होती हैं। तो मार्शल ये कहते हैं कि कंपनी एक कृत्रिम व्यक्ति है क्योंकि इसको हम देख नहीं सकते, ये अमूर्त है, इसकी कोई आकार नहीं है और इसका अस्तित्व केवल कानून की दृष्टि में होता है। इसका अस्तित्व जो है वो कानून एक इसको मान्यता देता है, इसलिए इसका अस्तित्व होता है। कानून द्वारा निर्मित होने के कारण इसकी वही विशेषताएं होती हैं जो इसको जन्म देने वाला अधिकार पत्र इसे स्पष्ट रूप से प्रदान करता है। जन्म देने वाला अधिकार पत्र क्या है कि जो इसका पास सीमा नियम में इसके जो उद्देश्य लिखे रहते हैं या जो इसकी सीमाएं लिखी रहती है वो अधिकार पत्र से, तो ये एक व्यक्तिगत यानी पर्सनल इसकी व्यक्ति की जो कंपनी है उसकी व्यक्तिगत धरोहर होती है कि उसको क्या उद्देश्य क्या अधिकार दिए जाते हैं, सबकी अलग अलग विशेषताएं होती हैं। इसको वो अधिकार पत्र मिलता है, उसी सीमा में वो काम करती है जो इसके अस्तित्व को मान्यता देती है। हैने जो है वो क्या कहते हैं, कंपनी से आशय विधान द्वारा निर्मित ऐसे कृत्रिम व्यक्ति से है जिसका पृथक अस्तित्व तथा अविच्छिन्न उत्तराधिकार होता है, जिसकी एक सार्वभौम मुद्रा होती है। हैने की भी एक परिभाषा है जिसमें इसमें ये एक महत्वपूर्ण बिंदु पे इन्होंने बल दिया है कि इसका पृथक अस्तित्व होता है। यानी जो अन्य व्यापार हैं, एकाकी व्यापार हैं, साझेदारी व्यापार हैं, उनमें क्या जो मालिक होता है या जो उसके सदस्य होते हैं वो व्यापार से जुड़े हुए होते हैं, उनका अस्तित्व नहीं अलग नहीं होता, उनके हानि लाभ उनके की जिम्मेदारी उन्हीं की होती है। तो इसमें जो अस्तित्व है शेयर होल्डर्स का वो अलग होता है। अविच्छिन्न उत्तराधिकार होता है, कंपनी चलती रहती है
और सदस्यों के आने जाने से उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, और कंपनी की पहचान के लिए एक सार्वभौम मुद्रा होती है। तो इस तरह से कंपनी के लिए हम निष्कर्ष रूप से कह सकते हैं कि कंपनी एक ऐसा संगठन या संस्था है जो वर्तमान कंपनी अधिनियम अथवा पूर्ववर्ती किसी भी कंपनी विधान के अंतर्गत सम्मिलित है। यानी पूर्व में अगर हो गए हैं तो जो 2013 का विधान लागू हुआ है वो उसको मान्यता देगा। उससे पहले 2013 में हुए तो वो कंपनी कहलाएगी, लेकिन इससे पूर्व जैसे 1956 का है या अन्य जो पहले के अधिनियम है उनमें अगर पंजीकृत हो गई है तो कंपनी को कंपनी ही माना जाएगा। यह अदृश्य एवं अमूर्त व्यक्ति है जिसका इसके निर्माण करने वाले व्यक्ति अथवा व्यक्तियों से पृथक वैधानिक अस्तित्व होता है। वही पृथक वैधानिक अस्तित्व की बात आती है। इसको अविच्छिन्न उत्तराधिकार प्राप्त है तथा अंशधारी इसके सदस्य होते हैं अथवा सभी अंशधारी इसके सदस्य होते हैं। कुछ होते हैं, कईयों में सभी को सदस्य बनाया जाता है। कंपनी के सदस्य एवं सदस्यों का दायित्व सामान्यतः सीमित ही होता है, सामान्यतः सीमित होता है। यह दायित्व उनके द्वारा धारित अंशों के मूल्य में से अदत्त रही राशि तक ही सीमित होता है। इसको समझिए, जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति ने 1000 रुपये का शेयर ले रखा है और उसने 500 रुपये का भुगतान कर दिया है। अगर कंपनी डिमांड करती है किसी कारण से, या कंपनी का समापन होता है या कंपनी को किसी ऋणों को चुकाना होता है, तो बचे हुए 500 रुपये तक उसका उस सदस्य विशेष का दायित्व होगा। ये दायित्व उस राशि तक ही सीमित रहा। इस तरह से कंपनी का संचालन प्रजातांत्रिक सिद्धांतों पर चयनित संचालकों के माध्यम से होता है। अब कंपनी का जो संचालन है वो प्रजातांत्रिक है, मतलब जो भी शेयर होल्डर्स होते हैं वो अपने प्रतिनिधि जो है डायरेक्टर के रूप में चुनते हैं, और एक मैनेजिंग डायरेक्टर होता है और वो उनके ऑन बिहाफ ऑफ देम वो काम करते हैं। कंपनी का अस्तित्व तब तक बना रहता है जबकि कंपनी विधान के प्रावधानों के अनुसार उसका वितरण नहीं किया जाता। कंपनी एक बार अस्तित्व में आने के बाद में उसको समाप्त करने पर ही समाप्त मानी जाती है, उसको नियमानुसार समाप्त किया जाता है। जबकि अन्य जो व्यापार हैं अगर वो बंद कर दिए जाते हैं तो वो उस वक्त बंद माने जाते हैं। यहाँ पर ये स्पष्ट कर देना उपयुक्त होगा कि कंपनी अधिनियम 2013 के नवीन प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए सभी कंपनियों को व्यक्तियों का स्वैच्छिक संगठन नहीं माना जा सकता है। इसका कारण यह है कि अब व्यक्ति कंपनी भी सम्मिलित करवाई जा सकती है। पहले के विधानों में उसको एक संगठन माना था कंपनी को, क्योंकि कंपनी शब्द ही एक संगठन से बना है। लेकिन 2013 में जब से ये प्रावधान कर दिया गया है कि एक व्यक्ति वाली कंपनी भी रजिस्टर्ड करवाई जा सकती है, तो उसके बाद में इसको स्वैच्छिक संगठन नहीं माना जाता, एक व्यक्ति वाली कंपनी भी रजिस्टर्ड करवाई जाती है। तो इस तरह से कंपनी की जो है ये परिभाषा थी, इसका अर्थ था। और जो आगे हम अगले में इसकी जो विस्तार से जानकारी या इसको समझने के लिए इसकी विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।